हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम। और इस लेक्चर में हम लोग हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड लेक्चर ले रहे होंगे, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक सिंगल क्वेश्चन लिया था, टेबल देखना और पूरा फार्मूला वगैरह, और उसके ये जो हमारा बेल शेप का जो ग्राफ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके बारे में भी मैंने अच्छा खासा बताया था सिर्फ 20 मिनट के अंदर। और फर्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट उससे समझ में आ जाएंगे। तो देखो, आगे के लेक्चर समझने के लिए वो लेक्चर तो जरूरी है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्लेलिस्ट दे रखा है उसके अंदर से आप एक्सेस कर सकते हो, अगर अब तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो। बाकी हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45। ठीक है, तो 45 के अंदर आपका 31% आइटम है एंड 8% आर ओवर 64। 8% 64 से ओवर में है, मतलब 64 से ज़्यादा में आपका 8% है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो इसको चलो समझते हैं, बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसको जनरली समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैं आप लोगों के लिए पूरा अपना 100% ट्राई करूँगा कि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कि अंडर 45 और ओवर 64। ठीक है, तो अंडर 45 मतलब 45 से नीचे वाला पार्ट, और वो सारा फिर नीचे वाला पार्ट फिर आगे तक रहेगा। ठीक है, तो मान लो तुम्हारा निगेटिव साइड में 45 का वैल्यू इस तरफ है। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर 45 इस तरफ है तो 64 किस तरफ होगा? 64 तुम्हारा इस तरफ होगा। तो ये हो गया तुम्हारा 64 वाला पॉइंट। तो ये तुम्हारा x 45 के लिए हो गया और ये तुम्हारा x 64 के लिए हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब समझो कि अंडर 45, ठीक है, और कितना है 31%, मतलब 45 के अंडर। तो यहाँ पे जो 31% है तुम्हारा, ये इस एरिया की बात कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और कह रहा है ओवर 64। तो ओवर 64 का मतलब यहाँ पे हो गया, मतलब जो 64 पॉइंट मैंने लिखा है वो 64 पॉइंट के आगे का एरिया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 64 के आगे का एरिया। ये समझ गया? अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि ये तुम्हारा Z2 आ जाएगा इससे, और इससे तुम्हारा Z1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए? अब बाकी ये तुम्हारा 31% पार्ट हो गया, ये तुम्हारा 8% पार्ट हो गया। ठीक है, अब x इक्वल टू 45 पे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट निकाल लें, जिसको हम Z1 बोल रहे हैं। तो Z1 इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो हमें 45 पता है और म्यू और सिग्मा क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, समझ रहे हो? मतलब सिर्फ तुम्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दे रखी है, उससे तुम्हें सब पता लगाना है। तो इसमें तो कुछ तो थोड़ा दिमाग लगेगा ही। तो चलो देखते हैं, बहुत आसानी से निकाल रहे होंगे हम लोग। ठीक है, तो अब ये चीज़ यहाँ पे समझो कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो करेंगे, जो मैं क्वेश्चन में दे रखा है, माइनस इन्फिनिटी से Z1 जो 31% दे रखा है, -1 से माइनस इन्फिनिटी से Z1 जो हमारा इंटीग्रेशन से हमारे एरिया का वैल्यू पता चलता है। इसको हम क्या 0.31 के इक्वल लिख सकते हैं। 31% मतलब 31/100, मतलब 0.31। तो इस एरिया का वैल्यू 0.31 बोल सकते हैं हम लोग सिंपली। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से हमें ये तो पता चल गया। अब इंटीग्रेशन से हमें ये पता चल गया है, तो इसके बाद हमारा जो वैल्यू है तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से 0 और Z1। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 जो है उसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। अब इसको डायग्राम से देखो, एक बार में समझ में आएगा। माइनस इन्फिनिटी से 0 मतलब यहाँ से जहाँ। ठीक है, अब इसमें से माइनस किसको कर रहे हैं? Z1 से 0, मतलब इस पार्ट को माइनस कर रहे हैं। तो भाई इस बड़े पार्ट में से अगर इस छोटे पार्ट को हटा दिया तो बचा क्या? ये वाला पार्ट बचा ना। अब ये वाला पार्ट ही तो हमें बोल रहा है कि इसका वैल्यू हमारा, तुमको 31% का वैल्यू हमें दे रखा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हमें इस पार्ट में से इस पार्ट को माइनस कर रहे हैं, तो यही पार्ट का वैल्यू तो 31% है, जिसको हम 0.31 बोल रहे थे। ऑब्वियसली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि बात तो बराबर ही है इन दोनों का। ये जो माइनस वाला लाइन है और इस लाइन का मतलब तो सेम ही हुआ ना। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में क्या वैल्यू होगा? हम सब जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, और मैंने पहले भी बता रखा है ये 0.5 और ये 0.5। तो 0 से माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0.5 होगा। तो देखो 0 से माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0.5, समझ गए? अब इसमें से ये वैल्यू माइनस कर ही रहे थे, अब इसका वैल्यू तो 0.3 होगा। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अब मेरे पास बस ये अननोन है और बाकी हमें नोन है। तो हम अगर इसको इस तरफ भेज दें, इस माइनस वाले टर्म को, तो उस तरफ जाके ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और फिर तुम्हारा यहाँ पे 0.5 में से 0.31 माइनस करोगे तो 0.19 आ जाएगा। तो हमें Z1 से 0 के बीच का वैल्यू मिल गया। तो Z1 से 0 देखते हैं कि हमें क्या मिला है। ये वैल्यू मिला है हमें Z1 से 0, मतलब ये तुम्हारा Z इक्वल टू 0 वैल्यू है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये Z इक्वल टू 0 तो हमें Z1 से 0 के बीच का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया। ठीक है, अब फ्रॉम द टेबल वी गेट Z1 इक्वल टू -0.5। ठीक है, मतलब 0.1 तुमको पहले क्या करते थे, हम टेबल में वैल्यू फाइंड आउट करते थे Z के हेल्प से, लेकिन अब हम वैल्यू के हेल्प से Z1 को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूनिक है, और इसको समझाना थोड़ा पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों को आई होप अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को लग रहा हो कि मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, तो थोड़ा कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैं कितना सही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब हमें पता लगाना है कि 0.19 के लिए Z का वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो 0.919 कहाँ मिल रहा है इन सारे वैल्यूज़ में? 15 है ये, तो फिर 0.17 है, 18 है, और ये देखो 0.19 यहाँ पे स्टार्ट हो, तो 0.1915 बोल सकते हैं हम, इसको ले सकते हैं ना। तो ये किसके लिए वैल्यू है? 0.5 और ये 0.00, मतलब हमें
0.1915 किसके लिए 0.5 के लिए मिल गया। तो इसका मतलब Z1 का वैल्यू जब अगर पॉइंट तुम्हारा जो Z1 है उसका वैल्यू अगर 0.5 होता है, ठीक है, तो तुम उसके लिए क्या लिखते हैं, एरिया का वैल्यू 0.19 लिखते ना, ठीक है, यही पार्ट लिखते तुम जब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो 1.9 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम ऑब्वियसली Z1 को 0.5 लेंगे। तो देखो यहाँ पे Z1 को देखो, Z1 को यहाँ पे कहाँ गया, Z1 को यहाँ पे हम 0.5 लिया है, ठीक है। तो Z1 को हम यहाँ पे 0.5 लिया निगेटिव में। अब आते हैं हम बाकी आगे, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव में क्यों लिया है, ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना प्लीज़, क्योंकि देखो तुम लोगों को पहले मैंने डायग्राम बना दिया, ये निगेटिव साइड का एरिया है और ये पॉजिटिव साइड का एरिया, तो ऑब्वियसली इस तरफ Z1 तुम्हारा निगेटिव में ही होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 0.5 तो हमें मिल गया, लेकिन उसके आगे हम निगेटिव लगाएंगे क्योंकि वो निगेटिव साइड का है। तो अब हमें Z1 पता चल चुका है। देखो ये जो फॉर्मूला तुम अप्लाई किए थे Z1 इक्वल टू 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो Z1 वहाँ पर डाल सकते हैं ना, तो -0.5 की जगह हम Z1 वहाँ डाल दिए। अब वहाँ डालने के बाद ये 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5 सिग्मा और 45 माइनस म्यू, तो तुम्हारा म्यू माइनस इस तरफ सिग्मा को ला दिया, इस तरफ म्यू को ला दिया, तो म्यू माइनस 0.5 सिग्मा इक्वल टू 45, ये एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम 64 के हेल्प से दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, और फिर 2 इक्वेशन होगा हमारे पास, तो फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो उसका वैल्यू तो हमें वैसे ही मिल जाएगा। तो फिर देखते हैं कैसे करेंगे। लेट द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट भी Z2, ठीक है। तो ऑब्वियसली दूसरा तो हम Z2 माने हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो अब x की जगह 64 पुट करेंगे। अब म्यू और सिग्मा में नहीं पता है, तो वही चीज़ हम लगाएंगे कि Z2 से इन्फिनिटी का वैल्यू हमें दे रखा है 0.08, मतलब Z2 से इन्फिनिटी तुमको क्या दे रखा था 8%, तो 8% मतलब 8/100, तो 8/100 मतलब 0.08, तो 0.08 हमें ये पता है, ठीक है। अब इसको देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसको 0 से इन्फिनिटी जो है वैल्यू, उसमें से हम 0 से Z2 को माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियसली ये भी 0.8 होगा, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हो रहा था। जैसे कि ये वाला पार्ट अगर हम 0 से इन्फिनिटी वाला पार्ट, ये 0 और से Z2 वाला पार्ट, इसको हम माइनस कर देंगे इस पार्ट को, ये जो खाली खाली पार्ट दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास 0.80 वैल्यू है ना, 0.08 वैल्यू होगा ना। तो देखो 0.08 वैल्यू है हमारा, 0.08 वैल्यू है हमारा, तो बस ये दोनों इक्वली हुआ एक तरह से। और 0 से इन्फिनिटी के बीच में 0.5 होगा, मैंने बताया था कि सिमेट्रिक होता है तुम्हारा मीन से, और 0.5 दोनों तरफ वैल्यू होता है, और ये मीन से सिमेट्रिक होता है हमारा। तो मीन से सिमेट्रिक होता है, तो ये डायग्राम हो गया, और इस तरफ भी 0.5 वैल्यू होगा, तो 0.5 में से हम इस पार्ट को माइनस करेंगे तो हमें 0.08 वैल्यू मिलेगा। अब 0.5 में से हम 0.08 को माइनस करेंगे इस तरफ भेज के, और इस तरफ वाला पार्ट को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल 0 से Z2 फाई Z dz हमारा क्या आ जाएगा 0.42 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हारा आ गया इस इक्वेशन का। अब 0 से Z2, अब डायग्राम देखो, तुम्हारा 0 से Z2 मतलब इस पार्ट का तुम्हारा 0.42 आ गया, ठीक है। अब इस पार्ट का पॉइंट देखो काफ़ी सिमिलर है, अभी जो किया है ना उससे काफ़ी सिमिलर है, एक कर लिए तो दूसरा तो वैसे सिमिलरिटी देख के कर लोगे। तो अब हमको Z2 पता लगाना है। अब हम वैल्यू टेबल के अंदर की वैल्यू, पहले हम क्या करते थे Z2 देखते थे, फिर टेबल के अंदर वैल्यू पता लगाते थे। अब वैल्यू देख के टेबल के बाहर की वैल्यू Z2 की वैल्यू पता लगा लेंगे। चलो टेबल देखते हैं। तो अब टेबल देखेंगे तो हमारा यहाँ पे देखो क्या था 0.42 था ना हमारा, तो 0.4 ये रहा हमारा, ये देखो 0.4 ये रहा हमारा। अब 0.4 और ये 0.4 और ये 2, ठीक है। ये देखो पिक्चर में पेन ओपन करवाना, तो ये हमारा 0.4 ये और 0.2 ये, तो इसके रिलेटेड तुम्हारा नियरेस्ट वैल्यू क्या तुमको दिख रहा है, नियरेस्ट वैल्यू क्या था हमारा 0.42 था ना। एक सेकेंड, 0.42 मैं फिर जेड से ढूंढने लग गया, रुक जाओ एक सेकेंड, वैल्यू मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, सॉरी उसके लिए। हाँ ये देखो 0.42 हमें दिख रहा है यहाँ पे, जो 0.42 के लिए हमें जेड पता लगाना था ना, तो चलो देखते हैं 0.42 के लिए हमें जेड पता लगाना था, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 0.42 के लिए, हाँ तो इसमें से 0.42 को ढूंढो, ठीक है। अब 0.42 ये 0.41 है, ये 0.4192 है, और ये 0.4207 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0.492, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इसको 0.42 हम बोल सकते हैं क्योंकि ये 92 है लास्ट में। अब इसको हम ये वैल्यू क्यों लिए और 0.42 स्टार्टिंग वाला क्यों नहीं लिए, देखो दोनों से सेम आएगा, आपको माने तो 0.4207 भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों अप्रॉक्सीमेटली इतना ज़्यादा नियरली सेम है कि आंसर आपका गलत कर ही नहीं सकता कोई टीचर, ठीक है। लेकिन हम ये वैल्यू इसलिए लेंगे कि अगर मैं 0.42 लेता हूँ तो मुझे वैल्यू लेनी होगी Z2 की 1.41, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूँ कि 0.4192, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 0.4 मतलब 1.4, तो 1.4 होगा, तो इससे आसान पड़ेगा ना कैलकुलेशन में। ये तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है कि 1.4 लो, या तुम्हारे पास ऑप्शन है कि 1.41 लो, तो 1.4 लोगे ना, उससे कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। तो इस वजह से हमने 1.4 ले लिया Z2 को, ठीक है। अब Z2 को 1.4 लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 इंटू सिग्मा 64 माइनस म्यू, ठीक है। अब इसको इस तरफ हमने भेज दिया, इस अब ये म्यू प्लस 1.4 सिग्मा इक्वल टू 64 हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। अब पहला इक्वेशन ऑलरेडी था हमारे पास, ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमने बना दिया। अब 2 इक्वेशन 2 अननोन, हम सब इतना तो बेसिक मैथ हमें इतना तो आता ही है कि 2 इक्वेशन अननोन दे रखा, और ये आपको फाइंड आउट खुद भी नहीं करना, कैलकुलेटर में भी 2 अननोन इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करने का होता है।
कैलकुलेटर में पुट करोगे, कैलकुलेटर खुद ही आपको बता देगा कि भाई तुम्हारा मीन का और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू ये 50 और यहाँ 10 है, ठीक है। बाकी आई होप बीच में थोड़ा सा टेबल वगैरह, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है ये शिफ्ट करने का कि इधर नोट से डायरेक्ट टेबल में शिफ्ट करने का थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है, तो उसके लिए सॉरी कि मैंने बीच में थोड़ा मैं वो कंफ्यूज हो गया था टेबल देखने में, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है लेक्चर बनाने टाइम पे इस तरह से दूसरे टैब में शिफ्ट करके टेबल में जाना है, ठीक है। बाकी आई होप आपको उससे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बाकी वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।